प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अदालतों में बड़ा अहम दिन था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर उनकी दरखास्तें लगी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी दरखास्तें लगी हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों का मामला था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या यूँ कह लीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की चूँकि दरखास्त थी तो उनके वकलात पेश नहीं हुए। अली जफर साहब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पेश होना ही नहीं था, बाबर अवान साहब ने जाना था। बाबर अवान साहब क्यों पेश नहीं हुए ये किसी को पता नहीं है। तो आज 12 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वहां पर वकला मौजूद नहीं थे और जो मौजूद थे उनकी तैयारी नहीं थी। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन जो है उनके साथ मुलाकात के करने की इजाजत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ था। फिर साइफर की अपीलें जो है वो उस पर समाअत होनी थी कि अपील का हक है भी या नहीं है साइफर केस में जिनको सजा हुई है। और फिर ये तय पाया कि मेरिट पर इसकी अपील जो है वो सुनी जाएगी और अपील का हक तस्लीम बहरहाल कर लिया गया है, पीर से होने जा रहा है। इसके अलावा आज अता तारड़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीएसपी प्लस का स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन को अप्रोच किया है और वो कहा है कि पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अगरचे इसकी जो है वो तरदीद कर दी है, लेकिन बहरहाल ये खबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के तौर पर आज के दिन में उभरी है। ये तमाम चीजें आज इसको हम प्रोग्राम में आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ आज के शो में शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, खुशामदीद आपको। हमारे साथ सलमा भट्ट साहबा मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा हैं, और शौकत यूसुफ ज़ई हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इससे पहले कि हम गुफ्तगू पर आएँ, जरा ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने की है उसके कुछ निकात पे आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जो पीटीआई पर है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये बहुत तशवीश की बात है पीटीआई के हवाले से। अता तारड़ साहब ने आज कहा कि मुल्क में कुछ ऐसे सियासी अनासिर मौजूद हैं जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को अप्रोच किया है कि बानी पीटीआई को जेल में सहूलियत नहीं दी जा रही, इसलिए पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियत दस्तयाब हैं। तहरीक इंसाफ झूठ पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से बरामदात में इजाफा होगा, ज़र मुबादला आएगा और रुपया मुस्तकम होगा। ये उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि SIFC से मईशत की बहाली के लिए मिसाली काम हो रहा है, और वो ये भी कह रहे थे कि ब्लूमबर्ग की जानिब से मोहम्मद औरंगजेब के बतौर वजीर खजाना इंतखाब को बेहतरीन करार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा है और ना ही यूरोपीय यूनियन को अप्रोच किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही तशवीश की बात है। अब शौकत यूसुफ ज़ई साहब अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मैं जाहिर है इसको डिफेंड तो वही कर सकते हैं, बल्कि अगर साथ हैं तो चले मैं उन्हीं से शुरू कर लेता हूं। शौकत साहब, ये यूरोपीय यूनियन को अप्रोच किया गया पीटीआई की तरफ से, आज वजीर इत्तलात हमें बता रहे हैं, और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इंफॉर्मेशन से ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर लग रहे हैं। देखिए, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आप दुनिया के किसी इदारे को इस तरह मलायम करना, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो अप्रोच पीटीआई ने की नहीं है किसी को, और जब हमने की थी IMF को तो बिल्कुल खुला करके किया था, उसको बताया था कि हम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह भी बताई थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन से ना कोई वास्ता है, ना हमने कोई लेटर लिखा है, उसकी तरदीद भी कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके बावजूद ये जो वज़रा साहिबान है अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये सब कुछ मलबा जो है वो पीटीआई पे डाल रहे हैं। इस वक्त चूँकि इनके जो इंतखाब है वो भी आपने देख लिया, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, और अब इंतज़ार इस बात का है कि ये जो कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कर्जा ले रहे हैं इससे महंगाई कम कर देंगे? क्या ये अवाम के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अब इनको आगे जो है ना हुकूमत संभालना खुद ही मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को बार बार अपनी नालायकी छुपाने के लिए उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ कर भी नहीं रहे। हम तो असम्बली में बैठे हैं, अगर असम्बली में हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो वो भी इनको बर्दाश्त नहीं। तो देखिए, लेकिन अगर आप भी हुकूमत में होते तो आप भी, जाहिर है IMF के पास तो आपको भी जाना पड़ता, IMF के पास तो आप भी जाते हैं। देखिए, हमें IMF के पास जाना पड़ता, लेकिन इससे ये कहना कि ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है शौकत साहब, कि अगर ये कहा जाए कि इससे महंगाई कम नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई ना, तो एक बात पे खत्म की गई कि ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मुझे बताएं कि उसके बाद महंगाई कितनी कंट्रोल हुई है और लोगों को कितना रिलीफ मिला है। उस वक्त तो 900 रुपए के आटे की बोरी थी ना 20 किलो, आज 3000 रुपए। तो ये इन्होंने यही करना था साहब, सबने मिलके जो बड़े बड़े
एक्सपर्ट थे कि जी इमरान खान को तो हुकूमत चलाने नहीं आती है, उसके पास तो टीम नहीं है, तो उन्होंने ये करके दिया कि जो $150 का डॉलर था वो 300 पे पहुंचा दिया था। इसी तरह पेट्रोल, इसी तरह बाकी चीजें, मुल्क की मईशत का हाल देखें ना आप। आपकी जो इमरान खान को हटाने के बाद आपने क्या तरक्की की इस मुल्क की? आपकी सिर्फ 2023 का शुमार आप दिखा लें तो आपकी जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कितनी गिरी है, $1.7 बिलियन पे आ गई है। अब $1.7 बिलियन ये ऐसी सरमायाकारी है कि आपके जो पड़ोस मुल्क है वो शायद एक दिन या एक हफ्ते में करें। फिलहाल इस हद तक महदूद रखना चाह रहा था कि क्या पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को अप्रोच किया या नहीं किया, इस पर शर्मिला साहब आप कैसे इसको देख रही हैं? क्योंकि जैसे जब खत लिखा गया था आईएमएफ को तो खत हमारे सामने आ गया था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, सबने किया, हमने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए था। अब या तो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, अता तारड़ साहब को सबूत पेश करना चाहिए, और अगर कोई सबूत पेश करते हैं तो फिर पीटीआई ने तो वाकई मुल्क दुश्मनी की होगी। शुक्रिया खान साहब। देखिए जी, दो चीज़ें हैं। मैं नहीं समझती कि कोई वज़ीर इत्तलात उस मनसब पे बैठ के गलत बयानी कर सकता है, करनी भी नहीं चाहिए। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई तो है। पीटीआई अक्सर बहुत सारी चीज़ों को डिनाई करती है, फिर एक्सेप्ट कर लेती है। आपको याद होगा आईएमएफ को जो ख़त लिखा था, शुरू में ये डिनाई ही कर रहे थे, ये मना कर रहे थे कि हमने ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा, फिर वो ख़त सामने आ गया। सो मे बी ये भी सामने आ जाए। अब बात ये है कि इस किस्म की हरकत करना जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, बल्कि मैं तो इसे पाकिस्तान दुश्मनी के ज़मरे में रखूँगी, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आई डोंट नो मैं इसको किस तरीके से कंडेम करूँ। आईएमएफ को ख़त लिखना कि जी आप लोन ना दें जब तक इलेक्शन की तहकीकात नहीं होती, धांधली की, फिर अभी जो ये बात कर रहे हैं अता तारड़ साहब कि पाकिस्तान का स्टेटस जो है वापस ले, ये तो पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है ना। पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के कारोबार। देखिए वही तो, अगर आप पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, बराए रास्त आप लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखिए इलेक्शन धांधली की तहकीकात कराना, उनके लिए फॉरम्स मौजूद हैं। आप क्यों बाहर की एजेंसीज़ को या बाहर के ममालिक को एक पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए आपको याद होगा कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच दी पार्लियामान के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास भी एक सुनहरी मौका है कि आप आएँ और हमारे साथ इस्लाहात करें, बिलखुसूस इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ, जुडिशल इस्लाहात लेकर आएँ। ये एक मौका है ताकि फिर आइंदा ये ना हो ना कि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो फिर आपको आईएमएफ को खत लिखना पड़े। पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट ना, अपना घर तो सही दुरुस्त करें। आपके पास मौका है पार्लियामान में। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्लियामान में बैठे हैं आज, पार्लियामान के अंदर इनका रवैया बेहतर था। इशूज़ पे बात करें, वो बात करें जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों की बेहतरी होती, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी होती है। लेकिन इस किस्म के ख़त लिखना, वो करना, ये देखें ना, ये इंतहाई गलत है। संजीदा ये इल्जाम है जिसको पीटीआई डिनाई भी कर रही है, तो फिर शायद अता तारड़ साहब को भी इस पर, सलमा भट्ट साहिबा, अता तारड़ साहब को या आपकी हुकूमत को भी इस पर कुछ सबूत फराहम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा इल्जाम है। तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझते हैं कि काफ़ी होगी? खास तौर पर जब तहरीक इंसाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अब तो बहुत ही ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ को वो सबूत दिखाए जाएं और कौम को भी कि ये मुल्क दुश्मनी हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद साहब। तहरीक इंसाफ की एक पूरी हिस्ट्री है, आप देख लें। जब उन्होंने साइफर के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि साइफर लहराकर कहा कि बैरूनी साजिश है, और कहा कि बाद में कहा कि नहीं, उसका कि बैरूनी मुदाखलत है, इंटरवेंशन की जा रही है बाहर के, अमेरिका की इंटरवेंशन को उन्होंने बराह रास्त भाजपा से होती हुई, आसिफ जरदारी साहब से होती हुई मोहसिन नकवी तक भी आ गई। और वो आपको पता ही कि किस तरह से टिल्ट होते हैं, यू टर्न होते हैं, एक घंटे में एक बात, दूसरे घंटे में दूसरी बात। फिर उसके अलावा उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा जब, तो उन्होंने कहा, पहले डिनाई किया कि हमने आईएमएफ को खत नहीं लिखा। 1-2 दिन के बाद वो आईएमएफ का खत भी मंजर आम पे आ गया। पहले डिसोन किया, और जब वो सामने आया तो फिर उन्होंने कहा जी लिखा। और देखिए इंतहाई गलत हरकत है। और पहले जब साइफर में ही कहते थे कि हकीकी आज़ादी मांगते थे, हम कोई गुलाम है, हमारे मुल्क में बाहर से मुदाखलत आए, तो आज ये जो जिस तरह के खतूत लिख रहे हैं, क्या ये खुद कॉल नहीं कर रहे बैरूनी मुदाखलत को मुल्क के अंदर? क्या ये साजिश नहीं कर रहे? असल में
ये साजिश वही है जिसको ये खुद चीख चीख कर बोल रहे थे और तब किसी साजिश को साबित नहीं कर सके, और आज ये सबूतों के साथ वो साजिश पाकिस्तान के लिए घड़ रहे हैं। पहले इन्होंने IMF को खत लिखा, क्या खत लिखना बनता था? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? और दूसरी बात, ये जब इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, ये रियासत, मैं ये कहूंगा कि हमें इन चीजों से निकलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अगर आप समझे ना सही है, तो ये इन चीजों से मेरा नहीं ख्याल है कि हम सब अल्फाजों से हम पाकिस्तान को बना लेंगे और गिरा लेंगे, या इस तरह नहीं हो सकता। बिल्कुल संजीदगी से बैठना चाहिए, लेकिन मुझे हुकूमत की नियत साफ नजर नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि जो भी हुकूमती बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आता है, देखिए ये तो पूरी कौम देख रही है ना, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप आके बात करते हैं तो इनके मुंह में सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि बस ये तो गद्दार है, ये तो बस ये है। तो भाई हम गद्दार हैं, हम सब इस तरह के अलकाबात आप दे रहे हैं, तो फिर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम तो असेंबली में बैठ कर आप अपनी बात कर रहे हैं ना। आप पहले आप कहते थे असेंबली में आके बात करो, जब असेंबली में बात करते हैं तो कहते जी असेंबली चलने नहीं दे रहे। जब हम बाहर निकल के बात करते हैं तो मरियम बीबी कहती है जी मैं तो यहाँ एहतजाज नहीं छोड़ूंगी। तो आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है या नहीं है? क्योंकि जमहूरियत में तो इन चीजों की इजाजत होती है, तो खुद ही फैसला। आज आपने किया ना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आप प्लेकार्ड उठा के पार्लियामेंट तक गए हैं, तो आज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुई है और मेरा ख्याल है किसी ने भी उसको इंटरप्ट नहीं किया। पंजाब में सीनियर लायर को पकड़ा गया। चलिए सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आकर दो मजीद इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। एक तो शौकत साहब, जो लोग फॉर्म 45 लेकर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन उनको बड़ा दिलचस्प जवाब दे रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम आपके फॉर्म 45 को नहीं मानते, हमने जो अपलोड कर दिए हैं हम उसी को रेफरेंस के तौर पर मानेंगे। अब ये जो लोग फिर रसीद लिए फिर रहे हैं, यानी फॉर्म 45 एक रसीद की तरह होते हैं, उसकी क्या आईन और कानूनी हैसियत होगी? और अब 21 कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर जो आरओज हैं वो फिर दोबारा जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, जुडिशरी से नहीं लिए गए। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 21 सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों में, और यहां पर जो आरओज हैं वो एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, मेरा सवाल आपसे ये कि इस पर बहुत ज़्यादा पिछली मरतबा शोर मचा था, एक सियासी जमात का इस पर एतराज़ भी था, वो लाहौर हाई कोर्ट के पास गए भी थे, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि अब इसको चेंज किया जाता। अब तो वक्त भी है, ये जनरल इलेक्शन भी नहीं है, अब तो जुडिशरी से लोग लिए भी जा सकते हैं। तो ये अगेन आप नहीं समझती कि कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो इसमें लॉजिक ये है कि एक हुकूमत भी है, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लगाए अगर जाते हैं तो उस पर एक इन्फ्लुएंस हो सकता है हुकूमत का, और पंजाब में भी ऐसे। देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इंतखाबी इस्लाहात होना ज़रूरी है, ये शिकायत पहले भी रही हैं, अब भी हैं और आइंदा भी रहेंगी कि जी ये ऑफिसर्स ऐसे हैं जो जिन पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, और एक हद तक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर एक ऑफिसर अपनी डिलीजेंटली ड्यूटी दे रहा है और इलेक्शन में फेयरनेस चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई एक आध शायद हो जाए इन्फ्लुएंस, लेकिन जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जाती है तो आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बात यह है कि देखिए, हमें आइंदा आने वाले इलेक्शंस को मज़ीद शफ़ाफ़ बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि RTS जब बैठ गया 2018 में, उसकी तहकीकात नहीं हुई, ठीक है। अगर उस वक्त तहकीकात हो जाती और जिम्मेदारान का तयन हो जाता तो शायद इस दफ़ा EMS नहीं बैठता। फिर फॉर्म 45 की बात की गई, 2018 में भी फॉर्म 45 पीपल्स पार्टी ढूंढ रही थी। पीपल्स पार्टी को 4-4 दिन गुजर जाने के बावजूद फॉर्म 45 नहीं मिले थे। उस वक्त ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज वही फॉर्म 45 लेके ये घूम रहे हैं और इनकी दाद रसाई नहीं हो रही है। सो ओनली द साइड्स हैव चेंज्ड। इस वक्त क्या करना है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज़ कि आप इंतखाबी इस्लाहात करें कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में शफाफियत जो है वो बरकरार रहे। बहुत सारे इस्लाहात की ज़रूरत है। ऐसे ऑफिसर्स की तैनाती जो इन्फ्लुएंस ना हो सकें, जुडिशल ऑफिसर्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए अगेन इस्लाहात की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई कमेटी बनाई जाएगी, अगर वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं इस जानिब काम करना, और उसके अंदर तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को बिठाएं या हर जमात के लोगों को बिठाएं, उसके ऊपर डिलिब्रेशंस हो, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एक विजडम के साथ आगे चलें, इंतखाबात लाएं, फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। शर्मिला, जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है उस पर तो शायद किसी को एतराज नहीं है, मामला तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। यानी इस्लाहात की जरूरत तो तब होगी ना कि जब ये सिस्टम ना होगा। इस सिस्टम पर तो सबको इत्तफाक है। देखिए,
सिस्टम पे सबको इत्तेफाक है। जब EMS की बात की गई थी और उसका ट्रायल रन किया गया था तो एक दो ROs ने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे। पीपल्स पार्टी ने इन राइटिंग एतराज़ात उठाए थे कि EMS बैठ सकता है, देन व्हाट, तो हमें फॉर्म 45 दिया जाए। वही हुआ कि जब आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी तो EMS बैठ गया। अब बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट जिसका काम था कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन की मावनत करे, उसने EMS बिठाने में उसका भी किरदार रहा ना, क्योंकि आपने इंटरनेट बंद कर दिया। वोटर्स भी डिस्टर्ब हुए, लोगों को मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है वोट डालने, फिर इन टाइमली ट्रांसमिशन नहीं हुई वोटिंग रिजल्ट्स की। ये चीज़ें हैं। हाउ डू वी इंश्योर कि इन फ्यूचर ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, ये हमने इंश्योर करना है। इम्प्लीमेंटेशन, देखिए कानून तो हम बनाते रहेंगे, इस्लाहात भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक उस पर अमलदारी जो है 100% नियत के साथ नहीं होगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इससे भी अच्छा सिस्टम आप बना भी लें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो क्या होगा। सलमा भट्ट साहब, एक तो यही बात है जो मैं अभी कह रहा हूं कि इस दफा भी जैसे पंजाब में 12 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, इनको लगाया गया है। और जाहिर है ये लोग अगर चीफ सेक्रेटरी के नीचे आएंगे और चीफ सेक्रेटरी वजीर आला को जो है वो जवाबदेह हैं, तो फिर कैसे ये शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा ये है कि ये फॉर्म 45 दरअसल इसकी हैसियत एक रसीद की है कि आपको जो भी नतीजा है वो आपको थमा दिया गया है ताकि आपके पास एक सबूत रहे और वो सनद के तौर पर आपके काम आए। लेकिन आज लोग अपने फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हुए थे लोग अपने फॉर्म 45 लेकर और कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हमें यह कह रहा है कि आपके फॉर्म 45 हम कबूल नहीं करते, जो हमने अपलोड किए हैं सिर्फ हम उसको मानते हैं, आपके फॉर्म 45 नहीं मानते। तो जो फिर लोगों को फॉर्म 45 दिए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों को, उसकी कानूनी हैसियत क्या रह गई है? जी देखिए, ये बड़ा वैलिड कंसर्न है कि हमें इंतखाबी इस्लाहात डेफिनेटली जरूरत है इस मुल्क में, हमें वो करना चाहिए। जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक बड़ी हकीकत है इस मुल्क की, जो है इंतखाबी इस्लाहात जो है इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए और हमें उसकी जरूरत भी है। और जब हम इंतखाबी इस्लाहात हमें बहुत डिटेल में जाके करने की जरूरत है। कोड ऑफ कंडक्ट पे, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, इलेक्शन डे है, इलेक्शन कंडक्ट जो है उसको शायद हमें रिविजिट करने की, रिव्यू करने की बहुत अशद जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि जब अभी भी इशारा किया कि 2018 में 80% तकरीबन फॉर्म 45 जो थे ना वो साइन ही नहीं किए थे आरओस ने ना, उनके सिग्नेचर बगैर हम लिए घूमते थे। हम कहते थे कि फॉर्म 45 हम बगैर सिग्नेचर के दिए गए। तब हमें जवाब मिलता था कि अवामी मैंडेट खो गया इनसे, अवाम ने इनको बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया और अब ये पर्चियां लिए, टोकन लिए फिरते हैं, सफे लिए फिर रहे हैं। इनसे कहें कि आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, हमें ये जवाब मिलता था। लेकिन देखिए अब वही बात है कि अब तस्वीर का दूसरा रुख आ गया है। अब आज वो वक्त आ गया कि ये फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है कि इलेक्शन कंडक्ट क्या होगा और कैसे होगा। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुदाखलत नहीं होती। देखिए इसका इल्जाम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी पे देना कि ये पीपल्स पार्टी की मुदाखलत है या मुस्लिम लीग नून की मुदाखलत है, ये तो वैसे एक अजीब सी बात है कि इलेक्शन कंडक्ट जो है वो सरीहन इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। सवाल आपसे ये है कि ये फॉर्म 45 की हैसियत क्या है? जो आरओज ने दिए थे वो फॉर्म 45 अगर जाली भी है तो फिर भी इलेक्शन कमीशन को उसको देख के फिर तो उन पर उल्टा मुकदमा बनाने चाहिए उन लोगों पे ये जाली फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। जी बिल्कुल बनाना चाहिए। देखिए फोटोशॉप फॉर्म 45 भी आए हैं इस इलेक्शन में, फोटोशॉप फॉर्म 47 भी आए हैं और उसके बाद रीप्रिंटेड सेल्फ प्रिंटेड फोटोशॉप बैलेट पेपर्स भी बने हैं। जो असली बैलेट पेपर था उस पे 15 निशान थे। तो मुझे बताएं ये खुद करने वाले, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो वो फोटोशॉप है फिर तो चले वो मीडिया में पोस्ट कर देगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा तो समझ आती है बात। लेकिन वो अपने फोटोशॉप्ड फॉर्म 45 लेके सीधा इलेक्शन कमीशन चला गया है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए उसके फॉर्म 45 पकड़ ले और कहे कि जनाब ये तुमने 2 नंबरी की है, ये फोटोशॉप है, ये जाली है और उसके ऊपर मुकदमा बनवा दे। ये तो बहुत आसान है ताकि ये सारा बयानिया जो इस वक्त आज बना के बैठी हुई है पीटीआई, ये सारा बयानिया एकदम से धड़ाम से जमीन बोझ हो सकता है। असद साहब, पहली बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदा नहीं हूं, ये सवाल आपका इलेक्शन कमीशन से बनता है। दूसरी बात यह है
कि इलेक्शन आपको सपोर्ट तो करना चाहिए ना इस बात को। इन्हीं कामों के लिए ये जी मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल बनाया होता है, इस बात को सपोर्ट तो करना चाहिए ना। जाकर इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल पे दर्ज कराएं। ये इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाते, ये उठते हैं तो लाहौर हाईकोर्ट चले जाते हैं, ये उठते हैं तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, ये उठते हैं तो टेलीविजन पे आके शोर मचाते हैं, उठते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनसे कहें ईसीपी के ट्रिब्यूनल के पास बात कर रहा हूँ, आज मुझे इलेक्शन कमीशन में मिले हैं, मैं सोशल मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा। जो आज मुझे इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग मिले हैं, जो अंदर से होकर आए हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। एनीवे ये चले, ये बात आपकी ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए। और आप इलेक्शन कमीशन से करें ना, ये आप सवाल इलेक्शन कमीशन। मैं तो आपकी इंडोर्समेंट चाहता हूं। मैं तो इलेक्शन कमीशन से सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन शो में नहीं आता ना। आप शो में आई हैं, मैं तो आपकी इंडोर्समेंट चाह रहा हूं कि हाँ एक सिस्टम ऐसा बन सकता है। आपकी एक राय, पॉलिटिकल पार्टीज की राय होती है तो वो तजावीज पहुंचती है ना इलेक्शन कमीशन के पास। आपके तो मैं गोशगुजार ये सवाल इसलिए कर रहा हूं। लेकिन शौकत साहब मुझे ये बताइए कि आप मखसूस नशस्तों का बड़ा शोर मचा रहे हैं कि मखसूस नशस्तें चाहिए, आपकी मखसूस नशस्तें छीन ली गई हैं, लेकिन जब मामला 5 मेंबर्स बेंच के पास लगा हुआ है, आपका वकील ही आज नहीं पहुंचा वहां पर, फिर सही कह रही है पीपल्स पार्टी आज वहां पर खड़े होकर कि आप संजीदा नहीं है, या फिर आपके पास सबूत नहीं है, या आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए आपके वकला आज नहीं आए वहां पर। देखें, पहली बात तो ये जो आपने फॉर्म 45 की जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए, तो फिर उसको क्यों हटाया गया? क्योंकि उसका ऑपरेशन जो है वो मीडिया ही करता रहा। आपके स्पेशली जो चैनल थे, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर वही जो वेबसाइट पे उन्होंने डाले थे, उसमें लोगों ने कीड़े निकाले कि देखो ये जो है ना, ये इसमें फोर्जरी की गई है, इसमें जो है ना वो राइटिंग की गई है। तो हमने तो नहीं किया था ना, वो तो यही मीडिया था, वो उनका वो करता रहा। उसके खौफ से जो है ना उन्होंने वो उसको हटा दिया फौरन वेबसाइट के ऊपर से। तो देखें, हम तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का इशू रहा, हमें तो आरओ ने वो किया ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए थे उनको बाकायदा टास्क दिया गया था कि आपने किस तरह पीटीआई के लोगों को हराना है। तो देखें, हम सिंपल से, हमने तो कोई मुस्लिम लीग से तो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं कि ये इनको इतना बुरा लग रहा है, ना पीपल्स पार्टी से हमने डिमांड की है। हम तो इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते आ रहे हैं ना कि आप, चलो ये कहते हैं कि ये गलत फोरम पे जा रहे हैं, मैं खुद गया हूँ, इलेक्शन कमीशन गया हूँ, और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सिर्फ गिनती करा लें। अब गिनती कराने में आप कितने महीने लगे, आप देखें जरा। ये क्या मतलब कोई इस तरह वो तो नहीं है ना, जो फॉर्म 45 पड़े हुए हैं उस पे ये तो कह रहे हैं कि जो हमारे वक्त में 2018 में साइन नहीं किए थे, लेकिन हमारे पास तो साइन मौजूद है ना। उसमें से कोई से भी फॉर्म 45 देख ले, गलत है हमारे ऊपर केस कर ले। अगर गलत नहीं है, उसके आरओ ने उस पर साइन किया है, तो वो अपने आरओ की बात तो माने ना। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वक्त आप देखें कि फॉर्म 45 वाले जहां जीते थे उनको हटा के इससे 47 वालों को असेंबली में पहुंचा दिया। तो ये कितना, मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमें बताने की, खत लिखने की जरूरत नहीं है कि हम किसी बाहर के इदारे को खत लिखें। उनके नुमाइंदे ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, रोजाना टॉक शो भी देख रहे हैं, उनको पता है आवाम क्या कह रही है, आवाम ने किसको वोट दिया है। तो इसलिए हम अपने मुल्क की बदनामी हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये किसी को बाहर की बताने की जरूरत नहीं है कि एक पार्टी कर रही है, 2 कर रही है। जब हम आके बातें करते हैं, मुझे बताएं कि हमारे आने से पहले क्या हुकूमतें 2 साल में खत्म नहीं होती थी? उस वक्त कौन सा फितना था? हमें तो ये फितना कहते हैं ना, उस वक्त कौन सा फितना था? सही। हर दफा करप्शन का इल्जाम लगता है। चले सर, वो सवाल का जवाब दे दें। आप मखसूस नशस्तों के लिए संजीदा दिखाई क्यों नहीं देते? आज कोर्ट में ही नहीं गए, 5 रुपए भरने का इजहार करता रहा कि आपने तारीख दी थी और आए नहीं वकला। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, वो तो कल के लिए रखा है, उन्होंने ऑलरेडी पहले से अदालत को इन्फॉर्म किया हुआ था कि हम आज चूंकि आपको पता है नहीं, वो कल के लिए हो गया है। वो ये होता है वकला का, कहीं एक जगह बिजी होते हैं, कहीं दूसरी जगह बिजी होते हैं, तो वो अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा उसका। लेकिन आप मुझे बताएं कि बाबर अवान आज कहीं बिजी नहीं थे, फारिग थे और वो नहीं गए। वो किसी के केस में आज कहीं और ऑक्यूपाइड नहीं थे। अली जफर जरूर ऑक्यूपाइड थे, बाबर अवान नहीं थे। ठीक है, मेरी बात सुने, आपको पता है असदुल्लाह कि वो केस के मुताबिक होता है। वकील जब तैयार होता है उसमें जाहिर है बहुत सारी चीजें, हम अकेले हैं, हमारे खिलाफ बहुत सारी कुव्वतें लगी हुई हैं।
ये पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, सही है। हम तो बहुत सारे लोगों ने लूटा है ना, एक पार्टी ने तो नहीं लूटा है ना। और इस इंतजार में कि ये जो हमें तो नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें ये कह रहे हैं हमें दे दी जाए। भाई तुम्हें किस खाते में? राइट सर, चलिए मुझे एक छोटा सा, ठीक है सर, चले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं शर्मिला साहबा के सामने सवाल रखता हूं कि नून लीग के कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि भाई ये अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके जवाबदेह हम नहीं होंगे, और अगर हमसे जवाब मांगा जाएगा तो पीपल्स पार्टी से भी मांगा जाएगा, और अगर पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट में आई नहीं है तो क्या पीपल्स पार्टी भी इसकी हिस्सेदार है या नहीं है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनी है इसको हमारी हुकूमत से ताबीर ना किया जाए, ये तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम पे ना डाली जाए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। आपका ये कहना है कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उस मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। जिस तरह 16-18 माह की हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया और हमें उठाना पड़ा और भुगतना पड़ा। शर्मिला साहब, ये किसकी हुकूमत है? आप लोग हर दफा चालाकी करते हैं, हुकूमत उनकी बनवा दी है, मलबा उनको उठाना पड़ेगा, फायदे आप भी उठाते हैं। अब खान साहब मैं इसका क्या जवाब दूं? हुकूमत किसकी है, किसकी काबीना है, ये तो सब जानते हैं। बात यह है कि मुस्लिम वो आपसे भी कह रहे हैं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी आप उसमें हिस्सेदार थे, लेकिन मलबा वो कहते हैं सिर्फ हमें ही उठाना पड़ा। नहीं, मलबा हमें भी उठाना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि हमारे पास 10 वजारतें थी, लेकिन हम उन वजारतों के भी जवाबदेह थे जो हमारे पास नहीं थी, हम उसके भी जवाब देते रहे। और वो पॉलिसी डिसीजन जिसके ख़िलाफ़ हम बात भी करते रहे काबीना में, जो हमारी मर्ज़ी और मिजाज के ख़िलाफ़ थे, उसका भी हम जवाब देते रहे। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, और बल्कि आज फैसला किया कि मलबा ना उठाना पड़े। नहीं, देखिए हमें मैंडेट नहीं मिला ना। अगर हमें मैंडेट मिलता वज़ीर आज़म बनाने का और अपनी काबीना बनाने का तो हम वो खुशी से ले लेते। PMLN को भी नहीं मिला मैंडेट। PMLN ने हमसे गुजारिश करी, हमने उनका साथ दिया। तो 2022 में भी नहीं था ना आपके पास, मगर आपने मिलकर एक हुकूमत तो बनाई थी। नहीं, बिल्कुल बनाई थी और कोशिश की थी। तो ये भी कोalition गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर आप देखें MQM शायद आएगी, MQM तो आ गई है, कैबिनेट का हिस्सा। हाँ, तो जाहिर बात है कि वो जवाबदेह हैं, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पर वजीर आज़म और कैबिनेट जो हैं दे आइदर स्विम और सिंक टुगेदर। तो अब जो काबीना का हिस्सा है वो जवाबदेह हैं, MQM जवाबदेह है, PMLN जवाबदेह है, और कोई जमात नहीं है। देखिए आज भी हमने इरसा के चेयरमैन की तैनाती पे इस गवर्नमेंट की हमने तनकीद की है, हमने एहतजाज किया असेंबली के अंदर। लेकिन आप इसी हुकूमत को अगर परफॉर्म करें या ना करें, आप सपोर्ट तो करते रहेंगे ना, क्योंकि आप फाइनेंस बिल आएगा, बिल वोट करेंगे। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रही हूँ कि जो इरसा चेयरमैन की तैनाती की है इस गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर आज भी हमने खड़े होकर एहतजाज किया। नवीद कमर साहब ने इस बात को उठाया है कि ये गलत है, ये वजीर आजम साहब को फौरन उस तैनाती का ऑर्डर वापस लेना चाहिए। देखिए जहाँ पर गलत काम हो रहा हो, जहाँ पर ज्यादती हो रही होगी, जहाँ पर इरसा का कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया जाएगा, वहाँ हम बात करेंगे, और हुआ, और हमने किया है बात। अगर हम गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्सल होते तो हम शायद उसके ऊपर एहतजाज ना करते। एक बजट आएगा, आप उस फाइनेंस बिल को सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हुकूमत अगर हम शहबाज शरीफ का नंबर ही बरकरार नहीं रह सकता। नहीं, हम फाइनेंस बिल को उस सूरत में सपोर्ट करेंगे अगर वो फाइनेंस बिल आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। और अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो फिर आप उसका बोझ उठाना पड़ेगा। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। शर्मिला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।